सोचिए, एडोल्फ हिटलर का नाम सुनते ही जहन में क्या तस्वीर बनती है। शायद एक ताकतवर, अकेले फैसले करने वाला, एक तन्हा डिक्टेटर, है ना? यही वो इमेज है जो सालों से हम सब देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी तस्वीर, ये पूरा इमेज सच ना हो? इस सारी कहानी को झंझोड़ कर रख देते हैं हिटलर के सबसे करीबी साथी रुडोल्फ हेस के इस एक जुमले से। और ये कोई पब्लिक बयान नहीं था, उसने ये बात अपनी महबूबा को लिखे गए खत में कही थी कि असल हिटलर वो तो बस एक ढीला ढाला सॉसेज था। तो फिर सवाल पैदा होता है कि अगर इसका अपना खास आदमी इसके बारे में ये सोचता था, तो आखिर ये शख्स तारीख का सबसे ताकतवर आमिर यानी फ्यूरर कैसे बन गया? आइए इस अफसाने को तोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अफरीद बना नहीं था, बल्कि बनाया गया था। कहानी शुरू होती है पहली जंगे अजीम के बिल्कुल बाद, और यहाँ हिटलर कोई लीडर नहीं है, वो सिर्फ एक गुमनाम बेबस सिपाही है। जरा उसकी हालत देखें। उम्र 29 साल, पैसा बिल्कुल नहीं, अक्सर सूप किचन में खाना खाता था। कोई खानदान नहीं था जिसके पास वापस जा सकता। उसके अपने साथी फौजी कहते थे कि उसमें लीडरशिप वाली कोई बात ही नहीं है, यानी वो एक मुकम्मल नाकाम शख्स था जिसके पास कोई मुस्तकबिल का मंसूबा नहीं था। मगर उसके पास एक चीज थी, सिर्फ एक। वो था लोगों के जज्बात से खेलना, उन्हें अपनी तकरीर से भड़काना। और हिटलर की बस यही एक खूबी काम आ गई। कुछ लोगों ने इसके इस हुनर को पहचान लिया और उसे एक प्रोजेक्ट की तरह शक्ल देना शुरू कर दिया। ये लोग थे वो मेमार जिन्होंने इस खाम मवाद को तराशा। इन मेमारों में से सबसे पहला और शायद सबसे अहम नाम था डीट्रिच एकार्ट का। एकार्ट हिटलर से 20 साल बड़ा एक अदीब था और इसने इस गुमनाम लड़के में कुछ खास देखा और इसे अपने पास रख लिया, एक मुर्शिद की तरह। एकार्ट ने सिर्फ हिटलर को तकरीर करना ही नहीं सिखाया, उसने इससे कौम परस्त हलकों में मुतारिफ करवाया, नाजी पार्टी के लिए अखबार खरीदने में मदद की और इसमें नफरत अंगेज और यहूदी मुखालिफ चीजें छपवाकर हिटलर के नजरियात को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। वो जानता था कि ये नौजवान इस पूरी तहरीक के लिए एक बेहतरीन आला है, लेकिन सिर्फ एक शख्स काफी नहीं था, है ना? हिटलर के इस नए इमेज को मुकम्मल करने के लिए दो और सुतूनों की जरूरत थी। एक जो उसे थोड़ी दानिशवराना साख्त दे और दूसरा जो उसे फौजी ताकत से जोड़ सके। तो ये कमी पूरी की एल्फ्रेड रोजनबर्ग ने, जो पार्टी का नजरियादान बना और अपने इल्मी पसमंजर से हिटलर को मुतासिर किया। फिर थे अर्नेस्ट रोम, एक सिपाही जिन्होंने फौजी हलकों और नीम फौजी दस्तों तक रसाई दी जो ताकत के लिए जरूरी थी। और हाँ, कप्तान कार्ल मायर को कैसे भूल सकते हैं? ये वही आदमी था जिसने सबसे पहले इस खाम माल को ढूंढा था और इसे प्रोपेगेंडा स्पीकर बनने की तरबियत दी थी। ठीक है, तो अब एक तकरीर करने वाला भी है, नजरिया भी है और थोड़ी बहुत फौजी हिमायत भी। लेकिन एक चीज अब भी गायब है और वो है पैसा, ईंधन। और ये कहानी का वो हिस्सा है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो अमीर सरपरस्त जिन्होंने इस पूरी मशीन में पैसा डाला। सच तो ये है कि अपने शुरुआती सालों में हिटलर कोई आजाद लीडर था ही नहीं। वो पूरी तरह दूसरों के पैसों पर पल रहा था, उन पर इन्हिसार करता था, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह। इस निजाम को समझना बहुत आसान है। अमीर लोग पैसा देते थे, गाड़ियां देते थे, सफर का खर्चा उठाते थे ताकि हिटलर रैलियां कर सके। उसे महंगे कपड़े और घर दिए गए ताकि वो आला सोसाइटी में काबिले कबूल लगे। और सबसे अहम, उन्होंने इसे अपने अशराफिया के हलकों में रसाई दी, जहां से असली ताकत के दरवाजे खुलते थे। कौन थे ये लोग? मिसाल के तौर पर अर्नेस्ट पुत्सी हमस्टेंगल, जो हार्वर्ड से बड़ा था और हिटलर को बियर हॉल से निकालकर म्यूनिख के अशराफिया के ड्राइंग रूम्स तक ले आया। फिर बेक्स्टाइन खानदान, जो अमीर पियानो बनाने वाले थे, वो उसे उम्मीद की किरण समझते थे। और वेनिफ्रेड वेगनर जैसी सोशलिस्ट ने अपने बैनुल अक़वामी राब्ते इस्तेमाल करके पार्टी के लिए फंड जमा किया। बुनियादी तौर पर उन लोगों ने उसकी पूरी इमेज को साफ किया। और ये जुमला इस सब को एक लाइन में समझा देता है। हिटलर उन सरपरस्तों के लिए रहनुमा से ज्यादा एक प्रोजेक्शन स्क्रीन था, एक ऐसी स्क्रीन जिस पर ये सब लोग अपनी नफरतें, अपनी ख्वाहिशात, अपने अज़ाइम को पूरा होता देख रहे थे। वो उसमें सरमायाकारी कर रहे थे। तो अब ये प्रोडक्ट तैयार था, इसे नजरियाती हिमायत हासिल थी, फौजी मदद थी और पैसा भी था। अब वक्त था इस प्रोडक्ट को जर्मन अवाम को बेचने का, और इसके लिए जरूरत थी एक जबरदस्त मार्केटिंग मुहिम की। और इसके लिए पूरा एक अफसाना, एक कहानी बनाई गई, मुनज़्ज़म तस्वीर और फिल्मों के जरिए। फोटोग्राफर हेनरिक हॉफमैन ने हिटलर की ऐसी तस्वीरें खींची जहां वो पहाड़ों पर अकेला खड़ा है, सबसे ऊपर, सबसे अलग, जैसे कोई देवता हो। ये सब एक सोची समझी ब्रांड बिल्डिंग थी। लेकिन इस अवामी अफसाने और असली हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था।
अवाम के लिए वो एक पैदाइशी लीडर था, मगर इसके खुतूत बताते हैं कि वो अंदर से कितना गैर महफूज था। लोगों से मिलने में उसे बेचैनी होती थी, वो जहाज में उड़ने से डरता था और कभी अकेला सफर नहीं करता था। और इस अफसाने को हकीकत बनाने का काम अंजाम दिया प्रोपेगेंडा के माहिर जोसेफ गोबल्स ने। इसका फॉर्मूला बड़ा सादा मगर मौसर था। पहले एक करिश्माती स्पीकर ढूंढो, फिर उसे एक जीनियस कल्ट शख्सियत बना दो, उसकी शख्सियत को पुरस्कार बनाओ, लोगों को एक नए आलमी निजाम का ख्वाब दिखाओ, खासकर उनको जो खुद को नाकाम समझते हैं, और आखिर में तमाम प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ फ्यूरर के गिर्द घुमा। तो जब हम इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं, मुर्शिद, नजरियादान, फौजी, सरमायाकार और प्रोपेगेंडा करने वाले, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जो फ्यूरर मिथ है ना कि हिटलर अपनी काबिलियत के बल पर इख्तिदार में आया, ये गलतफहमी है। हकीकत ये है कि वो एक प्रोडक्ट था जिसे मुर्शिदों, सरमायाकारों और प्रोपेगेंडा करने वालों ने मिलकर अपने अपने मकासद के लिए बनाया था। वो एक शख्स नहीं था, बल्कि एक इज्तिमाई तख्लीक था। और इस अंदर से खोखले, कम पढ़े लिखे और मुफलिस शख्स के लिए करेंसी क्या थी? वफादारी। वो अपने गिर्द ऐसे लोगों को जमा करता था जो उसके लिए नहीं, उसके बनाए गए अफसाने के लिए गैर मशरूत वफादारी रखते हों। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक इतना बड़ा अफरीत एक इज्तिमाई तख्लीक हो, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? इसकी तबाही का बोझ किस किस के कंधों पर आता है?